क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत या ज्ञान से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से भी तय होती है? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको न सिर्फ सुने, बल्कि दिल से समझें और पसंद करें? क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे छोटी छोटी बातों से आप अपने रिश्तों को जिंदगी भर के लिए मजबूत बना सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए मिलकर जानते हैं लोक व्यवहार की वो खास बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अध्याय 1, व्यवहार ज्ञान से ज्यादा असरदार होता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत ही गहरी और जीवन बदलने वाली बात सिखाते हैं। ज्ञान आपको काबिल बना सकता है, लेकिन व्यवहार आपको काबिल-ए-एतमाद ट्रस्टवर्दी बनाता है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास व्यवहारिक बुद्धि और मानवीय संवेदना की कमी होती है। इस अध्याय में मुख्य रूप से बताया गया है इंसान के दिल में उतरने का रास्ता। अच्छा व्यवहार लोगों को आपकी डिग्रियां या आपके शब्द उतने याद नहीं रहते जितना ये याद रहता है कि उस इंसान ने मुझे कैसा महसूस कराया। अगर आपने किसी को इज्जत दी, विनम्रता से बात की, मुस्कुराकर अभिवादन किया, तो वो हमेशा आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखेगा, भले ही आपने ज्यादा कुछ न कहा हो। ज्ञान और व्यवहार में फर्क। ज्ञान से आप सही गलत पहचान सकते हैं, लेकिन व्यवहार से आप दूसरों को साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर बहुत योग्य है लेकिन मरीज से रूखा व्यवहार करता है, तो मरीज ठीक होकर भी उससे दोबारा मिलना नहीं चाहेगा। वहीं एक सामान्य डॉक्टर अगर आत्मीयता और अपनापन दिखाए, तो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अहंकार नहीं, अपनापन चाहिए। इस अध्याय में खासतौर पर बताया गया है कि ज्ञान अगर व्यवहार के बिना हो तो वह घमंड में बदल सकता है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ मधुरता हो, दूसरों की इज्जत करने की आदत हो, तो वही व्यक्ति समाज में आदर्श बन जाता है। व्यवहार का असर बिना शब्दों के भी होता है। कई बार सिर्फ आपकी आंखों की मुस्कान, आपका नम्रता से हाथ जोड़कर नमस्ते करना सामने वाले के दिल को छू जाता है। यही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा असर करता है। सीख क्या मिलती है? चाहे आप छात्र हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसाय हो या घर में काम करने वाले, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग आपके करीब रहना चाहेंगे। और यही है समाज में आगे बढ़ने की असली कुंजी। अब आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, अगर सिर्फ अच्छे व्यवहार से दिल जीते जा सकते हैं, तो क्या हम दूसरों के व्यवहार को बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? जानने के लिए अगले अध्याय में जुड़े रहिए, जहां हम बात करेंगे दूसरों से संवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि रिश्ते मजबूत बने। अध्याय 2, सुनना सबसे बड़ी कला है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनना चाहते हैं। यही बात इस अध्याय की मूल आत्मा है कि बोलना जरूरी है, लेकिन ध्यान से सुनना सबसे बड़ी इंसानी कला है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं, सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। ध्यान से सुनने का अर्थ है सामने वाले की बात को समझना, महसूस करना और बिना टोके उसे पूरा कहने देना। जब कोई यह महसूस करता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, तो उसके भीतर एक सुरक्षा और अपनापन का भाव पैदा होता है। अच्छे श्रोता बनना क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, व्यापार हो या पारिवारिक संबंध, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप सामने वाले की भावनाओं को समझ पाते हैं, उन्हें महत्व देने का भाव देते हैं और बिना कहे ही उन्हें इज्जत दे देते हैं। सुनने की शक्ति से समाधान मिलता है। बहुत बार किसी इंसान को समाधान नहीं चाहिए होता, सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो उसकी बात सुने। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि कई बार किसी की समस्या सिर्फ इसलिए हल हो जाती है क्योंकि कोई उसे ध्यान से, दिल से सुनता है। सुनना कैसे सीखा जाए? सामने वाले की आंखों में देखिए, बीच में मत टोकिए, मोबाइल या अन्य चीजों से ध्यान मत हटाइए। उसकी भावनाओं को वैलिडेट कीजिए, जैसे हाँ मैं समझ सकता हूँ, और सबसे जरूरी, उसकी बात खत्म होने के बाद ही जवाब दीजिए। महात्मा गांधी जब लोगों से मिलते थे तो वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत ध्यान से सुनते थे। लोग कहते थे कि गांधी जी के सामने दिल की बात अपने आप निकल जाती थी, क्योंकि उनकी सुनने की कला में अपनापन था। सीख क्या मिलती है? जो इंसान अच्छे से सुनना जानता है, वही असल में समझदार और रिश्तों में सफल इंसान बनता है। सुनना केवल कान से नहीं होता, दिल से होता है। अब एक सोचने वाला सवाल, अगर सुनना इतना जरूरी है, तो फिर हम अक्सर बातों को बिना सुने ही जवाब क्यों देने लगते हैं? क्या ये हमारी अधीरता है या आदत? और इसे सुधारने का सही तरीका क्या है? जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर जुड़े रहें, जहां हम बात करेंगे आलोचना नहीं, प्रशंसा करें, दूसरों की अच्छाई कैसे पहचानें और अपने शब्दों से चमत्कार कैसे करें। अध्याय 3, आलोचना नहीं, प्रशंसा करें। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक साधारण लेकिन गहरी बात से। हर इंसान को आलोचना से डर लगता है, लेकिन तारीफ से खिल उठता है।
लेखक इस अध्याय में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होती है तो वह है सराहना, न कि सुधार। इस अध्याय की प्रमुख बातें: आलोचना से बचें, सराहना से जोड़ें। जब आप किसी की गलती निकालते हैं तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक डिफेंसिव हो जाता है। वो आपकी बात मानने के बजाय बहस करने लगता है। लेकिन जब आप उसकी अच्छाई की बात करते हैं तो वह खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, उसे देखिए। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि हम अक्सर दूसरों की गलतियां जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी छोटे छोटे प्रयासों और गुणों की अनदेखी कर देते हैं। लेखक कहते हैं, जिसमें बुराई दिखती है उसमें अच्छाई भी होती है, लेकिन देखने वाली नजर होनी चाहिए। सच्ची तारीफ कैसे करें? कृत्रिम या झूठी प्रशंसा लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए सच्ची तारीफ दिल से होनी चाहिए, वास्तविक गुणों पर आधारित होनी चाहिए और सबसे जरूरी, समय पर होनी चाहिए। उदाहरण: अगर कोई दोस्त समय पर आपकी मदद करता है तो कहिए, तुम्हारा साथ उस वक्त बहुत बड़ा था, मैं ये हमेशा याद रखूंगा। ये शब्द उसके दिल को छूते हैं और रिश्ते को मजबूत करते हैं। प्रशंसा एक निवेश है, दिखावा नहीं। लेखक बताते हैं कि जब आप सच्चे मन से किसी की तारीफ करते हैं तो वो इंसान आपके लिए दिल से काम करता है। यह एक भावनात्मक निवेश है जो समय के साथ आपको कई गुना लौटकर मिलता है। अब्राहम लिंकन को जब किसी अधिकारी की गलती दिखती तो वे उसे सार्वजनिक रूप से डांटने के बजाय एक पत्र में सुझाव देते थे जिसमें उसकी पिछली अच्छी बातों की भी तारीफ होती थी। इससे वह व्यक्ति गलती भी समझता और प्रेरित भी होता। सीख क्या मिलती है? आलोचना से दूरी और सराहना से नजदीकी मिलती है। हर रिश्ते, हर बातचीत और हर संगठन को बेहतर बनाने का सबसे सरल रास्ता है सच्ची और समय पर प्रशंसा। अब एक सोचने वाला सवाल: हम जानते हैं कि प्रशंसा करने से रिश्ता सुधरता है, फिर भी हम क्यों अक्सर दूसरों की गलतियों को पकड़ने में लग जाते हैं? और अगर कभी किसी की सच्ची आलोचना करनी ही हो तो क्या उसे कहने का कोई सही तरीका हो सकता है? जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर जुड़े रहिए, जहां हम बात करेंगे गर्व नहीं, विनम्रता अपनाएं, क्योंकि विनम्रता सिर्फ गुण नहीं, एक शक्ति है। अध्याय 4: गर्व नहीं, विनम्रता अपनाएं। आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में लोग ऊंचाई पर पहुंचने की होड़ में लगे हैं, लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है, वहां पर टिके रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और यह विनम्रता से ही संभव है। इस अध्याय में लेखक क्या समझाते हैं? अहंकार लोगों को दूर करता है, विनम्रता पास लाती है। किताब साफ बताती है, अहंकार से आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन दिल पर नहीं। चाहे कोई कितना भी सफल क्यों न हो, अगर उसके व्यवहार में घमंड आ गया तो लोग उसे सहना शुरू कर देते हैं, पसंद नहीं करते। लेकिन वही व्यक्ति अगर विनम्र, सुनने वाला और सहज हो तो लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि झुकना या नम्र होना आपकी ताकत को कमजोर दिखाता है, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। विनम्रता एक आंतरिक शक्ति है जो दिखने में सरल होती है लेकिन उसमें गहराई और गरिमा होती है। लेखक बताते हैं कि जो इंसान अपने ज्ञान, पद और अनुभव के बावजूद दूसरों से सीखने की जिज्ञासा रखे, वही सच्चा लीडर होता है। विनम्रता कैसे विकसित करें? अपनी उपलब्धियों को खुद पर हावी न होने दे, दूसरों की बात को ध्यान से सुने, सभी को सम्मान दे, चाहे वह छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी। मैं की जगह हम का प्रयोग करें, अपनी गलतियां मानने में संकोच न करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके पास ज्ञान, पद और सम्मान सब कुछ था, लेकिन वे इतने विनम्र थे कि एक छात्र से भी उतनी ही सहजता से बात करते थे जितनी किसी बड़े वैज्ञानिक से। उनकी यही विनम्रता उन्हें जनता का राष्ट्रपति बनाती है। सीख क्या मिलती है? अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बात न सुने बल्कि आपको पसंद करें, भरोसा करें, तो आपकी विनम्रता ही वो सेतु है जो दिलों को जोड़ता है। विनम्र होना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि एक समझदारी भरा निर्णय है जो आपको भी ऊंचाई देता है और आपके साथ दूसरों को भी। अब एक जरूरी और जिज्ञासाजनक सवाल: अगर विनम्रता से लोग दिल से जुड़ते हैं तो क्या हम अपने शब्दों और व्यवहार से खुद को औरों के लिए विनम्र और विश्वसनीय बना सकते हैं? और ऐसा करते समय क्या हमें खुद को बदलना पड़ेगा या सिर्फ अपनी सोच को? इसका उत्तर जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर जुड़िए, जहां हम बात करेंगे मैं नहीं, आप बोलिए, यानी अपने शब्दों से सामने वाले को प्राथमिकता देना क्यों सबसे असरदार तरीका है। अध्याय 5: मैं नहीं, आप बोलिए। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक आम लेकिन गहरी गलती से जो हम सब कभी न कभी करते हैं: बातचीत के केंद्र में खुद को रखना। जब हम बार बार मैंने ये किया, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा सोचता हूँ कहते हैं तो बातचीत एक तरफा बन जाती है और सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोर, डिस्कनेक्टेड या कमजोर जुड़ा हुआ महसूस करता है। इस अध्याय में लेखक क्या समझाते हैं? बातचीत का असली हीरो कौन है? लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति खुद के बारे में बात करना चाहता है।
अगर आप अपनी बातचीत में आप शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों में अपना प्रतिबिंब देखने लगता है और जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण, मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ कहने से अच्छा है आपके लिए ये प्रोडक्ट क्यों उपयोगी है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं शब्द अहंकार नहीं तो आत्म केंद्रितता जरूर दिखाता है। कभी कभी हम अनजाने में अपनी हर बात की शुरुआत मैं से करते हैं, जो सामने वाले को ये संकेत देता है कि हम सिर्फ अपनी बात में रुचि रखते हैं, उसकी नहीं। यह आदत अगर बार बार दोहराई जाए तो लोग हमसे बातचीत करने में दिलचस्पी खोने लगते हैं। आप कहने से क्या बदलाव आता है? सामने वाला महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करता है। बातचीत इंटरपर्सनल से इंटरैक्टिव बनती है, रिश्ता एक तरफा नहीं साझा संवाद बनता है। सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनने लगता है। साधारण बदलाव, गहरा असर, मैं खुश हूं कि आपने समय दिया की जगह कहें आपका समय देना मेरे लिए खुशी की बात है। ये बदलाव छोटा है लेकिन असर बड़ा, क्योंकि इसमें सामने वाले को महत्व दिया गया है। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, से जब कोई मिलता था तो वह हर बात में सामने वाले का नाम लेकर बोलते थे, जैसे आपका विचार बहुत अच्छा है रॉबर्ट। इससे व्यक्ति को लगता था कि वह सिर्फ सुना नहीं गया, पहचाना और सराहा गया। सीख क्या मिलती है? जब आप शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों को अपने जीवन से जोड़ लेता है, और यही जुड़ाव इंसानी रिश्तों की नींव है, चाहे वो निजी हो, व्यावसायिक हो या सामाजिक। आपसे बात शुरू होती है, हम तक जाती है। अब एक सोचने वाला सवाल, अगर आप कहने से लोग जुड़ते हैं तो क्या हम दूसरों से जुड़ने के लिए अपने बोलने के तरीके को सचमुच बदल सकते हैं? और अगर हम ऐसा करें तो क्या सिर्फ शब्द बदलेंगे या पूरा संवाद बदल जाएगा? जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर जुड़िए, जहां हम बात करेंगे गलती हो तो मानिए, क्योंकि गलती स्वीकारना हार नहीं समझदारी होती है। अध्याय 6, गलती हो तो मानिए। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सच्चाई से, जिसे जानना आसान है लेकिन अपनाना मुश्किल। गलती करना इंसानी बात है, लेकिन उसे स्वीकार करना समझदारी है। अक्सर हम गलती करने पर उसे छुपाने, टालने या उस पर बहस करने लगते हैं, लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि गलती मान लेना आपको छोटा नहीं बनाता बल्कि बड़ा बनाता है। इस अध्याय की मुख्य बातें, गलती मानना कमजोरी नहीं ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलती मानी तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप साफ मन से अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो सामने वाला आपकी ईमानदारी और आत्मविश्वास की सराहना करता है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा वही होता है जो अपने अहम से ऊपर उठता है। गलती से भागने से रिश्ता टूटता है। जब आप बहस करते हैं, सफाई देते हैं या दूसरों को दोष देते हैं तो सामने वाला आपकी मंशा पर शक करता है। पर जब आप विनम्र होकर कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई, तो सामने वाला भी नर्म पड़ जाता है और बात वहीं सुलझ जाती है। गलती मानना समाधान की शुरुआत है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान गलती को तुरंत स्वीकार कर लेता है वो उसे सुधारने के लिए भी पहला कदम उठाता है। इससे न सिर्फ रिश्ता बचता है, बल्कि आप एक समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। कैसे माने गलती? कुछ सरल तरीके, बिना शर्त के माफी मांगे, बहाने न बनाएं। कहें, मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ और ये मेरी गलती थी। सुधार का आश्वासन दें। महात्मा बुद्ध के पास एक दिन एक व्यक्ति आया और गाली देने लगा। बुद्ध शांत रहे। अगले दिन वह व्यक्ति माफी मांगने आया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे गुस्से का जवाब मैंने गुस्से से नहीं दिया, क्योंकि गलती को गुस्से से नहीं, शांति और समझदारी से संभालना चाहिए। सीख क्या मिलती है? गलती मानना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि दूसरों की नजरों में ऊंचा उठाता है। यह विश्वास पैदा करता है, रिश्ता मजबूत करता है और आपको एक सच्चा और जिम्मेदार इंसान बनाता है। अब एक सोचने वाला सवाल, अगर गलती मानना इतना असरदार है तो फिर हम क्यों अक्सर माफी कहने में देर कर देते हैं? क्या ये हमारी ईगो है या डर कि लोग हमें कमजोर समझेंगे? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में जरूर जुड़िए, जहां हम बात करेंगे सबसे बड़ा निवेश, रिश्तों में निवेश, क्योंकि जब आप इंसानों में भरोसा लगाते हैं तो वे चमत्कार करते हैं। अध्याय 7, सबसे बड़ा निवेश, रिश्तों में निवेश। इस अध्याय के साथ हम उस सबसे अनमोल पहलू पर आते हैं जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, रिश्ते। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे आपके पास कितना भी धन हो, पद हो या शोहरत हो, अगर आपके जीवन में अच्छे और सच्चे रिश्ते नहीं हैं तो जीवन अधूरा और अकेला रह जाता है। इस अध्याय में लेखक क्या बताते हैं? रिश्ते ही जीवन की असली पूंजी है। धन बर्बाद हो सकता है, पद छिन सकता है, शोहरत कम हो सकती है, लेकिन जो रिश्ते आप बनाते हैं वे जीवन भर के लिए आपका सहारा बनते हैं। रिश्तों में निवेश का मतलब है समय देना, समझना और भरोसा बनाना। रिश्तों को बनाना और निभाना दोनों जरूरी है। किताब बताती है कि केवल रिश्ते बनाने से काम नहीं चलता, उनका सही तरीके से पालन पोषण भी जरूरी है। इसमें सकारात्मक व्यवहार, सुनना, प्रशंसा करना, विनम्रता और गलती स्वीकार करना शामिल है, जो पिछले अध्यायों में विस्तार से समझाया गया।
रिश्तों में निवेश के फायदे। संकटों में सहारा। जब मुश्किलें आएंगी तो आपके रिश्तेदार, मित्र और सहकर्मी आपका साथ देंगे। खुशियों में वृद्धि। खुशी तभी बढ़ती है जब उसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर विकास। अच्छे रिश्ते आपकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, नए अवसर लाते हैं और आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। रिश्तों के लिए समय और ईमानदारी दे। किताब कहती है कि सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जब हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। लेकिन याद रखें, रिश्तों के लिए थोड़ा समय भी अगर सही तरीके से दिया जाए तो वह एक अनमोल निवेश बन जाता है। नेल्सन मंडेला की जिंदगी में भी सबसे बड़ा सहारा उनके विश्वासपात्र मित्र और साथी थे। उनके रिश्तों ने ही उन्हें 27 साल की कैद के बाद भी मजबूत रखा और वे पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन पाए। जीवन में लोक व्यवहार की ये अंतिम सीख है। रिश्तों को जोड़ना और निभाना ही असली सफलता है। ये किताब हमें हर अध्याय में यही सिखाती है कि व्यवहार की शक्ति रिश्तों में निहित है और रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। कुछ सुझाव कैसे आप लोक व्यवहार की सीख को अपने जीवन में उतारें। 1. रिश्तों के लिए रोज थोड़ा समय निकालें। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, उनसे दिल खोलकर बात करें, उनकी बातें सुनें। 2. छोटी छोटी तारीफें और प्रशंसा करें। सचमुच की तारीफ और सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं। 3. गलती होने पर माफी मांगने से न घबराएं, यह आपको औरों से जोड़ता है, लड़ाई झगड़े खत्म करता है। 4. अहंकार छोड़कर विनम्र बने रहें। विनम्रता से लोग आपके करीब आते हैं और आप जीवन में सम्मान पाते हैं। 5. अपने संवाद में आप शब्द का अधिक प्रयोग करें। इससे सामने वाला महत्वपूर्ण महसूस करता है और बातचीत सार्थक बनती है। 6. धन और पद की तुलना में रिश्तों को प्राथमिकता दें, क्योंकि अंततः यही रिश्ते आपके साथ जिंदगी भर होते हैं। जब हम अपने व्यवहार में सुधार करते हैं तो न केवल हम बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर होती है। लोक व्यवहार हमें यही सिखाता है कि जीवन की असली जीत रिश्तों की जीत है। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करें, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद को बदलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगा कि आपके व्यवहार में कुछ ऐसे छोटे बदलाव हो सकते हैं जो आपके रिश्तों को मजबूत बना दें? क्या आप तैयार हैं इन आदतों को अपनाने के लिए, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां और सफलता दोनों आएं? अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस चैप्टर से सबसे ज्यादा जुड़ पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे खास वीडियो लाती रहूंगी। धन्यवाद और याद रखिए, अच्छा व्यवहार आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए इसे अपनाएं और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं।